हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। बैच है शिखर, नहीं भैया, उदय 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग 11 बिजनेस स्टडीज़। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या चल रहा है आजकल? थोड़ी सी बातें होते कर लिया करो यार। कहाँ तुम, हम दोनों दूर हैं, फिर भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बातें कर सकते हैं, करिए करें, अच्छी अच्छी बातें करें हमसे। कोई डाउट है पूछे, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो आज बात करेंगे भैया बीपीओ की। सर बीपीओ की पढ़ाई तो हो चुकी, हमने लास्ट क्लास देखी थी, तो बात एकदम सही करिए कि बीपीओ हो चुका। तो आज बात करेंगे केपीओ, बीपीओ के नया वेंचर या बीपीओ का अपग्रेडेड वर्जन। समय के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है, तो वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ता है। कब तक कॉल सेंटर वाला काम करते रहोगे, हेलो हाउ मैं हेल्प यू वाला चीज़ छोड़ दीजिए। अब कुछ दिमागी, एनालिटिकल, स्किलफुल काम करना ज़रूरी है। तो समय के अनुसार बिजनेस फॉर्मेशन चेंज हो गया। बीपीओ अब इतना वैल्यूएशन नहीं रहा या इतना वैल्यूबल नहीं रहा, तो जहां अब उसको वैल्यू मिल रहा था वो था केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ क्या था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और ये क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कि भैया यहाँ पे बात होगी एनालिटिकल थिंकिंग की, लीगल सर्विसेज की, पेटेंट की, वैल्यूएशन की, इन सब की बातें होगी। अब आपके कस्टमर केयर वाला काम नहीं चलेगा। अब यहाँ बात चलेगी कि डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारा दिमाग का खेल चलेगा अब यहाँ पे। समझ में आ गई बात? क्योंकि रिक्वायरमेंट थी मार्केट में ऐसी, जहाँ रिसर्च, डाटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये सब चाहिए था। तो बीपीओ का वर्जन चेंज हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया? केपीओ में। तो आज का बोलबाला किसके ऊपर है? केपीओ के ऊपर है। डाटा साइंटिस्ट ऐसे नहीं बनते, डाटा एनालिटिक्स ऐसे जो चल रहा है आज की तारीख में वैसे नहीं चला, पार्ट ऑफ केपीओ ही है। चलिए बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे केपीओ से। डैट इज आज की क्लास में क्या करेंगे? मीनिंग ऑफ केपीओ, फीचर्स, और एक केस स्टडी आपके लिए हम लेकर आए, उसको भी गो करेंगे। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड ही है, तो आपको बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो केपीओ की अगर हम बात कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ केपीओ, दैट मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग where companies leverage external expertise to handle complex knowledge based tasks such as research, data analysis and consulting। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात क्या कर रहा है बीपीओ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? कि जो काम खुद नहीं कर सकते वो दूसरे को दे दो। जैसे कॉल सेंटर होते हैं, सर्विस सेंटर हुआ करते थे, कस्टमर केयर हुआ करते थे। अब यहाँ पे बोले कि यार वो छोटे मोटे काम थे, अब उससे भी बड़े बड़े काम मार्केट में अवेलेबल है, कंपनीज उन पे ज़्यादा फोकस कर दी आज की तारीख में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्टीज लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपका नॉलेज, आपके पास कितना, जो आपके बंदे, जो आपके काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, वो कितने स्किलफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल लेवल पे बातें होती है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो वापिस रीड करता हूँ आपके लिए। That knowledge process outsourcing is a specialized form of outsourcing। क्या है बताइए? स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है। छोटी मोटी आउटसोर्सिंग वाला वो पुराना नॉर्मल आउटसोर्सिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज, हर एक चीज स्पेशलाइज चाहिए। ठीक है, जैसे समझिए कॉल सेंटर अपन बोलते हैं, मतलब क्या होता है कि किसी को बात फोन, हाँ भैया हम हाउ मैं हेल्प यू, दिस दोनों खत्म बात। यह वो नहीं है, यहाँ स्पेशलिटी चाहिए, प्रोफेशनल लेवल चाहिए, स्किलफुल चाहिए बंदा किसी फील्ड में, किसी एरिया के अंदर, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेट हो, कॉस्ट रिडक्शन से रिलेट हो, चाहे वो लॉ से रिलेट हो, ठीक है, चाहे वो पेटेंट से रिलेट हो, कंपनी लॉ से रिलेटेड हो, इस पर्पस के लिए चाहिए बंदे। तो मतलब उस बंदे को, जो आप बंदा उस चीज़ को हैंडल करेगा, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसके पास। सो दैट्स वाई स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है ये, वेयर कंपनीज लिवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टीज। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? एक्सपर्टीज। और कहाँ के? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, बाहर के। बाहर के मतलब इन सेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंपनी इसको भी क्या करिए, आउटसोर्स करिए। भाई हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को रखेंगे, उसकी इतनी सैलरी देंगे। एक कंपनी जो पर्टिकुलर इस काम को ही कर रही है, और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे, है ना, स्किलफुल पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो जो आइडिया या जो वो रिजल्ट या जो वो भी काम करके देंगे, वो बहुत शानदार करके देंगे। यहाँ पे किसी एक को हायर करोगे, वहाँ पे 50 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो 50 का दिमाग जब चलेगा तो कितना सही
कंपनी के लिए फायदेमंद निकल कर आएगा, है ना। सो एक्सपर्टीज नॉलेज टू हैंडल कॉम्प्लेक्स, क्यों कर रहे हैं बेटा, एक्सपर्टीज को क्यों दे रहे हैं कंपनी, एक्सपर्ट्स को क्यों दे रही है भैया, आप संभालिए, क्या हैंडल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस्ड टास्क। ये टास्क आसान नहीं है, ठीक है, अभी समझेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक बताऊँ। सच है, क्या क्या हो सकता है बेटा, रिसर्च करना कि आगे कंपनी को क्या करना चाहिए, मार्केट क्या चल रहा है, लोगों की सोच क्या चल रही है, कंपनी लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है क्या, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग क्या जा रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट वो पसंद कर रहे हैं, किस तरह की वो सर्विसेज पसंद कर रहे हैं, हाइजीनिक को लेटर बात कर रहे हैं, लोग पैसे देने को तैयार है, पर फूड में सर्विस आप अच्छी दीजिए, रिसर्च करिए, डाटा एनालिसिस कीजिए, मार्केट डाटा या कंप्यूटर का जो मतलब सॉरी जो आपका फाइनेंशियल डाटा है उन सबको एनालाइज कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए फ्यूचर क्या रहेगा, हम कैसे उसमें बदलाव कर सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या, जैसे अभी अपन ने पढ़ा, अभी रिसेंटली एक मैसेज है वो आया था, ये AI सब सुना है, AI चैट GPT वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, सब ने यूज़ भी किया है, कई बार तो देखा मैंने, बच्चे ने तो भैया AI से वही नोट डाउन कर लिया था, होमवर्क पकड़ में आ गया, वही बोलते हैं ना नकल में अकल की ज़रूरत होती है, तो नकल तो कर ली पर अकल लगाई नहीं उसके अंदर, उसने उसमें लिख दिया भाई दिस इज़ AI जनरेटेड सिस्टम, तो हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, पर इसको आप चेक कर लीजिए कंफर्म नहीं है, AI ये लिख के भेजता है मैसेज बकायदा साथ में, तो उस भाई ने वो भी लिख डाला जब लिख डाला तो पकड़ में आने तो 2 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो अभी उसका एनालाइज हुआ, रिपोर्ट बनी, और रिपोर्ट क्या बनी कि एक दिन का खर्चा शायद 5.5 करोड़ 5.90 करोड़ रुपए आ रहा है उसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, और इस तरह से चलता रहा तो 2024 तक, क्योंकि अभी AI रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मोड पे नहीं आया, और इसे चल रहा था 2024 तक AI बैंकरप्ट हो जाएगा भैया, वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका फंड ही नहीं है, वो एक दिन की कॉस्ट कितनी आ रही इसको रन करने के लिए 5.9 करोड़ रुपीज या 5.90 करोड़ या 6 करोड़ के अराउंड समथिंग उसकी कॉस्ट आ रही है। ये क्या हुआ, डाटा एनालिसिस में लोग यूज तो कर रहे हैं, लोग पसंद तो कर रहे हैं, लोग अपना काम तो निकाल रहे हैं, पर जब बात आती है रेवेन्यू जनरेट की तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और उसको रन करने के लिए इतना खर्चा आ रहा है एक दिन का। तो आज 2023 है और उसमें ऐसे ही चलता रहा खर्चा, 2024 में बैंकरप्ट हो जाएगी भैया कंपनी। अब जिसने उसने पैसा लगाया होगा उतना वो बोलेगा भैया क्या कर रहा है, मेरा पैसा बर्बाद कर देगा पूरा तू। डाटा एनालिसिस, कंसल्टिंग सर्विसेज भी भैया, आप कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न देगा, ठीक है, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर पॉलिसीज क्या हो सकती है, फ्यूचर पॉलिसी से कोई आ सकती है जो इस प्रोजेक्ट में रुकावटें आ सकती है, कंसल्ट करने का काम भी होता है भैया। कंपनी का प्रोजेक्ट है, कंपनी बोलती है यार अब मेरे पास जो है एडवाइज़र तो है पर मेरे को और अच्छे अच्छे एडवाइज़र चाहिए और अच्छे डीपली थॉट प्रोसेस चाहिए, तो बहुत सारे KPOs बने हुए हैं जो आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS KPO के रूप में काम कर रहा है, इन्फोसिस KPO के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। बाहर की कंपनीज की अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, टैक्सेशन, उनको टैक्सेशन कैसा होना चाहिए उनका, या टैक्सेशन स्लैब कैसा होना चाहिए, या टैक्स में गाइडेंस कैसे मिलना चाहिए, जनपैक्ट KPOs फॉर्म में, पहले BPOs थे पर अब इनमें सब सेक्शन ओपन हो गए जो KPOs के रूप में काम करते हैं। तो पहले ये था कि भैया बाहर आपने ग्रेजुएशन कर लिया क्या करेंगे, जनपैक्ट ज्वाइन करेंगे, अब आप प्रोफेशनल CA हो तो भी आप जनपैक्ट तैयार है, भैया आइए हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए यार। कुछ कंपनीज है सीतापुरा साइड हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइड में, वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए, मेरा एक फ्रेंड काम करता है CA है वो, ठीक है, अभी उसकी रिसेंटली सैलरी जो पैकेज है वो 36 लाख का हो गया, 36 लाख पर एनम। क्या करता है, कंसल्ट करता है, फाइनेंशियल सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना, म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, आपने पैसा दिया, अच्छा ये पैसा इतना पैसा गोल्ड में लगा दो, इतना इसमें लगा दो, इतना उसमें लगा दो, तो वो उनका काम कर रहा है, वो उनको बाहर की कंपनी को समझा रहा है पागलों को कि आप ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करिए आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, बड़े बड़े पागल बड़े, तो पैसा गड़ा है पर दिमाग नहीं है। अब उसने कंपनी उस जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी कितनी कमा रही है सोचो, जब उसको 36 लाख पर एनम दे रहा है और ऐसे बोल रहे हैं कि भैया हम एक नहीं है, हम ऐसे 10-15 जने तो ऑलरेडी हैं ऑन फ्लोर, जो हमारी टीम है 15 जनों की। अब किसी में उसमें 40 लाख की भी, किसी में उसमें 20 लाख की भी, तो मतलब मान के चलिए 1.5-2 करोड़ की तो वो 10 जनों को सैलरी जा रही है सिर्फ। अगर वो उनको महीने की 2 करोड़ की सैलरी दे रहा है तो वो सोचिए कंपनी कितनी कमा रही होगी। तो ये कंपनी क्या है, कंपनी KPO टाइप में काम कर रही है,
अब इनके पास बहुत सारी कंपनीज है ना भाई, आप हमें ये इस तरह की सर्विस दीजिए, आप हमें इस तरह की सर्विस दीजिए, एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस वाली थिंग। तो ये क्या हो रहा है, केपीओ हो रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बैठ गई गणित, चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। तो फीचर्स बोल रहा है भैया केपीओ के, तो फीचर्स की पहली बात करें, मेन डिफरेंस भी बात करें, फीचर्स भी बात करें, साथ ही साथ में केपीओ और बीपीओ के अंदर क्या है, दैट केपीओ कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस टास्क दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। जैसे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे नॉलेज और स्किल्स की बात हो रही है, जैसे अकाउंटिंग, रिसर्च, R&D से बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकी बात हो रही है। तो ये केपीओ कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, स्पेशलाइज्ड टास्क, नॉलेजेबल टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जो कि बीपीओ नहीं करता। एक फीचर भी और एक डिफरेंस भी कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं इसको। KPO main objective is to provide the client with value by providing business expertise rather than the process expertise। तो यह प्रोसेस नहीं कर रहे, यहां पे आपको क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं भाई, देखो, प्रोवाइड द क्लाइंट विद वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एक्सपर्टीज। क्या वो बिजनेस कैसे रन करना चाहिए, किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या बिजनेस को किस प्रकार से रन किया जाए। आपके लॉस क्या यूज कर सकते हो, इस लॉस का आप लूप होल है, इस लॉ को यूज करते हुए आप बिजनेस कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में आप आने वाले टाइम में, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा गजब का चलने वाला है, इस प्रोजेक्ट में अभी से पैसा लगा दीजिए। ठीक, बड़े बड़े लोग बैठे इसलिए पैसे लेते हैं भैया। कई कंपनी के होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, वो उनको जाते नहीं है, महीने में 3 दिन जाते हैं सिर्फ, और एडवाइस देके आते हैं, आप ये इस महीने में आपको ये करना चाहिए, इस महीने में आपको ये करना चाहिए, इस महीने में, उसके पैसे ले जाते हैं भैया। केपीओ भी वही काम करता है, बिजनेस कैसे रन करना चाहिए, बिजनेस एक्सपर्टीज। क्लियर है, बहुत आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ये जो है ना फेमस होने वाला है, बहुत तगड़ा करियर है, क्योंकि इंडिया के लिए बोलते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल और रिनाउंड है सर्विस सेक्टर के अंदर। हम सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नाम जानते हैं, सर्विस सेक्टर में इंडिया का बहुत तगड़ा नाम है। ठीक है, क्योंकि हम नॉलेजेबल है, स्किलफुल है, रिसोर्सफुल है, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बहुत सही होता है, सटीक होता है। ठीक है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है इन बातों के लिए, इंडियन पीपल्स को। केपीओ डिमांड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है बेटा, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में, डिसीजन मेकिंग दैट हैज इट फाउंडेशन इन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप क्या डिमांड है, एनालिटिकल रीजनिंग, हर एक चीज की रीजन, हर एक चीज को सोचना, ये करने से ये होगा, ये मतलब बोलते ना, इफ ये करेंगे तो ये होगा, 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 एट द एंड ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो एनालिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जिस भी आप चीज़ में बात कर रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में बात करो, टेक्निकली आप प्रोफेशन होने चाहिए, मतलब आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। किसी भी फील्ड की आप जो बात करते हो उसमें आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए। एंड डिसीजन मेकिंग दैट इज फाउंडेशन। केपीओ बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड लोअर द कॉस्ट। ऑब्वियसली बताया ना कैसे आप कर सकते हो, अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, ये भी किसका पार्ट है, केपीओ का पार्ट है। कैसे भैया, कि भैया आप जो माथाफोड़ी वाला काम है ना, जैसे कौन से रिसर्च सर्विस, लीगल प्रोसेस, पेटेंट, डाटा, ये डिटेल, ये आप खुद करोगे तो कितना आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा, उनकी अलग से फीस देनी पड़ेगी। वहाँ एक कंपनी है जो बेसिकली इसी पर्पज के लिए बनी हुई, उस कंपनी को अपना आउटसोर्स कर दो काम, कॉस्ट लोअर, प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में बैठ गई दिमाग के अंदर। चलिए जी, तो बात करते हैं अब आगे, हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं एक सीधा सा। इन दिस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस अ कंपनी इज जस्ट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग a platform for various people to use it, interact with each other for a mutual benefit। एक बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी किस में इन्वॉल्व है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जहां पे पीपल इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन 2 पार्टीज नन ऑफ विच इज द कंपनी। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो 2 कंपनीज के बीच में नहीं है, 2 लोगों के बीच में, और कंपनी इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। There are 2 individuals or 2 parties who make use of provided platform to engage with each other to facilitate a transaction. This model of commerce allows for a greater profit on the sellers and the buyers. Sellers can store to inventory at their place, खुद की जगह पे, कहीं जरूरत नहीं अलग से रखने की, of convenience, and hence this lead to a lower selling price. It costs less to sell a product in the market. This form of e-business involves sale of both new and used good. नए गुड्स भी बेच सकते हो आप, यूज गुड भी। ये प्लेटफॉर्म इस तरह से डेवलप किया गया, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बायर एंड सेलर्स आओ और अपना काम
कर जाओ। टेक्नोलॉजिकल advance and the increasing ease in the availability of the internet has made this e-commerce and lucrative position. Identify the components of e-business। तो बेटा साफ दिख रहा है ये कौन सा है, C2C है, that is consumer to consumer। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो OLX वगैरह टाइप में, यहाँ पे यूज गुड न्यू गुड सब बेच रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कंपनी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, यहाँ पे कंज्यूमर एक बायर है एक सेलर है, वो एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, बस इतनी ही बात चल रही है। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं भैया ये हो गया हमारा बिजनेस, जो सर्विस की बात है KPO वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास जो होगी वो एथिक्स के ऊपर होगी, जहां हम बात करेंगे कि बिजनेस को कितने एथिकली काम करना चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।